So students, good morning. Today we are going to discuss problems based on force of friction based on dynamics. So first problem is a block placed on a horizontal surface is being pushed by a force F making an angle theta with vertical. The coefficient of friction between block and surface is mu. Find the force required to slide the block with uniform velocity on the floor. अब जैसे दिया है हम डायग्राम बनाते हैं. This we are considering a floor. इस फ्लोर के ऊपर this is the block. ये ब्लॉक है इस तरीके से. अब इसमें क्या है गिवन? इसमें ये गिवन है कि फोर्स F इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद वर्टिकल. मतलब इसके ऊपर ये वो कह रहा है कि जैसे ये है तो इस तरीके से फोर्स इसके ऊपर यूं अप्लाई की है और हमें ये बताना है कि व्हाट विल बी amount of this force. Let us say force is applied on this. So it is the push. तो इसलिए ये डायरेक्शन उसकी बनेगी. तो इसमें ये क्या बताया गया है कि this force F makes an angle theta with vertical. तो हमें इस फोर्स F की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. अब क्वेश्चन ये है कि आपको गिवन क्या है. एक तो आपको बताया गया है म्यू, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस, और दूसरा आपको बताया गया है एंगल थीटा. तो इनमें किस तरीके से हमारे पास आंसर आएगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट व्हाट आर द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग. सबसे पहली बात, weight of the block mg which is acting vertically downward. Now with this weight, block will press the floor in the downward direction, so its reaction will be acting in the upward direction. और उसके बाद force F making an angle theta with vertical. अब मान लीजिए कि block is moving in this direction with uniform velocity. So force of friction will act in the direction opposite to direction of motion. तो F force of friction इस डायरेक्शन में आ गई. तो अब क्या लेंगे बेटा? Actually if you see, तो this is the position like this कि आप सबसे पहले F को रिजॉल्व कर दो. तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है जिस तरफ एंगल बन रहा है वो कॉस बन गया और ये बन गया एफ साइन थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. अब अगर आप देखें इन वर्टिकल डायरेक्शन क्या है बच्चे? ब्लॉक इज इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन. ब्लॉक ना ऊपर को जा रहा है ना नीचे को मूव कर रहा है. सो दैट मीन्स आर is equal to mg plus f cos of theta. ये देखिए r आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में है, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, f cos theta डाउनवर्ड है. तो टोटल फोर्स इन वर्टिकल अपर डायरेक्शन इज इक्वल टू टोटल फोर्स इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन. नाउ नेट फोर्स in horizontal direction in the direction of motion. बेटा नेचुरली जिस तरफ बॉडी मूव कर रही है तो नेट फोर्स उसी डायरेक्शन में होगी. तो आप देखिए F साइन थीटा माइनस F साइन थीटा इस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन ऑफ मोशन में. F force of friction opposite direction में है. So now this must be equal to m into a, mass into acceleration.
अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्या कहते हैं कि सिंस आपको क्या दिया बेटा कि ब्लॉक इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो सिंस ब्लॉक इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 0। तो जब बेटे a 0 हो गया तो इसका मीनिंग आपके पास क्या आ गया, f sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू 0, और यू कैन से f sin थीटा इज इक्वल टू f। दिस इज थर्ड इक्वेशन। अब F फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है, तो आप बेटे देखोगे F इज इक्वल टू म्यू टाइम्स R एंड इट इज म्यू टाइम्स mg। mg नहीं, R की क्या वैल्यू है, mg प्लस f cos ऑफ थीटा। ये देखो बच्चे, आप लेते हो ना, मी इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज f बाय r, तो आपके पास f इज म्यू r और r की वैल्यू किसके बराबर है, mg प्लस f cos ऑफ थीटा। तो ये अब आपके पास बन गया नंबर 4। नाउ यू सी फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, तो आप क्या करो, f sin थीटा is equal to f force of friction which is equal to mu times mg plus f cos of theta। अब f इधर ले आओ तो it will become f sin theta minus mu times f cos of theta is equal to mu times mg। तो इसका मतलब आपके पास बेटा f क्या बन गया, mu mg अपॉन sin theta minus mu cos of theta। So you are getting this force in the terms of m, the mass of the block, mu coefficient of friction, and theta is the angle which force is making with the vertical। So देखो है क्या, अब अगर देखा जाए, ये तो मैथ्स है, बाद में तो क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल। आपने बेटा इस प्रॉब्लम में क्या लिया, सबसे पहली बात मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि जब भी आपने किसी भी बॉडी की मोशन डिस्कस करनी है तो यू हैव टू कंसिडर ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो आपने सबसे पहले वही देखा कि वेट ऑफ द बॉडी इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, रिएक्शन इज अपवर्ड, देन फोर्स F applied as the push making an angle theta, और force of friction is in the direction opposite to direction of motion। वही चीज ली है, और उसके बाद देखा कि वर्टिकल डायरेक्शन में तो ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा, तो इक्विलिब्रियम मींस टोटल फोर्स इन अपर डायरेक्शन इज इक्वल टू टोटल फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। उसके बाद देखा कि हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग सॉरी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो वो फोर्स m इंटू ए है, लेकिन ए एक्सीलरेशन 0 है, तो वहां से आपके पास ये आ गया। तो सिंपल, उसके बाद आपने मैथ्स अप्लाई किया एंड यू आर गेटिंग योर रिजल्ट। क्लियर? सो इसलिए बेटा मैं बार बार आपको एक पॉइंट बता रही हूँ कि कोई घबराने वाली बात नहीं है, प्रॉब्लम्स आर वेरी वेरी सिंपल। सिर्फ क्या होता है कि हमें अंडरस्टैंडिंग हो, और अगर हमें सारी पहले अंडरस्टैंडिंग है तो बस जिस तरीके से दिया हुआ है हम उसके अकॉर्डिंगली इसमें सबसे पहले डायग्राम बना लें, और उसके बाद हम इसमें ये देख लें कि कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, और उसके बाद हम ये देखें कि बॉडी की मोशन किस डायरेक्शन में है, कहाँ पर वो मूव नहीं कर रही, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव नहीं कर रही वहां पर नेट फोर्स 0 आएगी। बस ये पॉइंट्स हैं जो बेसिक पॉइंट्स हमने इसमें ध्यान देने हैं। अब इसमें सेकेंड प्रॉब्लम आपके पास क्या है, इफ द coefficient of friction between an insect and bowl, between an insect
and bowl is mu, and radius of bowl is r, and radius of bowl is r. Find the maximum height. Find the maximum height to which an insect can crawl. An insect can crawl in the bowl. Can crawl in the bowl. So this is our problem. अब इसमें क्या है, सबसे पहले हम ये ले रहे हैं कि भाई दिस इज द बाउल, राइट. ये मान लीजिए इस बाउल का सेंटर है. अगर आप इसका सर्कल कंप्लीट करते हो तो दैट मीन्स कि यहाँ से ये ओ पॉइंट से ये ए पॉइंट तक आ गया आपके पास स्मॉल आर, दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल. अब हम कहते हैं कि जो इंसेक्ट है वो क्रॉल करते करते मान लीजिए इस पॉइंट बी तक पहुंच गया. ठीक होगी. सो दैट मीन्स नाउ यू आर कंसिडरिंग द पोजीशन ऑफ इंसेक्ट. चलो इंसेक्ट है तो हम इसको आई से लिख देते हैं. तो पोजीशन ऑफ इंसेक्ट आई यहाँ पर है, यहाँ तक ये मैक्सिमम मूव कर सकता है. तो बेटा अब क्या लॉजिक होगा इसका, कहाँ तक ये जाएगा. अब देखो ना, आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे इंसेक्ट मूव कर रहा है बाउल के अंदर, तो एक पर्टिकुलर हाइट वो आराम से गया. अगर उससे आगे जाएगा तो गिर जाएगा. तो क्या होना चाहिए, आप देखिए कि ये मैं इसको पॉइंट को मिलाऊं. अब जो इसका इंसेक्ट का वेट है दैट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. बिल्कुल बात सही है. और जो रिएक्शन होगा इसका नेचुरली दैट इज इन दिस डायरेक्शन. और अगर मान लीजिए कि दिस एंगल इज थीटा, तो अब बेटा मैं यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ. ठीक हो गया. तो अब आप इसमें जब ये टेंजेंट ड्रॉ मैंने कर दिया तो अब आप देखिए कि आपके पास अब ये चीज़ इस तरीके से आ गई. ठीक है. अब ये चलो आप इसको है भूल भी जाओ, तो इसको ज़रूरत पड़ेगी कैसे. तो ये एंगल तुम्हारे पास थीटा आ गया. नाउ दिस इज द रेडियस. जब मैंने इसको रिजॉल्व करना है तो इसका एक कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा इस तरफ को बनना है. तो अगर एक कंपोनेंट अलोंग रेडियस है तो दूसरा कंपोनेंट किधर होगा बेटा, अलोंग टेंजेंट. तो वो बन गया एम जी साइन थीटा. तो जब ये मूव करेगा नेचुरली टेंजेंशियल लगता है ना इसका. तो अब जब इसकी कोशिश है तो फिर बेटे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसमें किस तरफ को जाएगी, इस तरफ जाएगी. तो प्लीज़ इस पॉइंट को बस अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. मैंने इसमें क्या कहा है कि इंसेक्ट ने यहाँ से क्रॉल करना शुरू किया, वो धीरे धीरे ऊपर को जा रहा है इस तरीके से. तो मैं इसमें ये बता रही हूँ कि इंसेक्ट कैन क्रॉल अप टू पॉइंट आई, कि अगर पॉइंट आई से ये ऊपर जाएगा तो वहाँ से ये फिसल जाएगा. कहाँ तक ये आराम से क्रॉल कर सकता है. तो वो किस तरीके से ये पॉइंट आया कि भाई इस पे फोर्स तो mg वेट है इंसेक्ट का विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और इंसेक्ट का जो रिएक्शन है दैट विल बी अलोंग द रेडियस दैट इज r. और नेचुरली जब ये मूव कर रहा है इस बाउल के सरफेस के ऊपर तो मोशन की डायरेक्शन कैसे लोगे, टेंजेंशियली लोगे. सो इट मीन्स दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एक्टिंग टेंजेंशियली. ठीक होगी बात. अब ये एंगल थीटा तो ये थीटा आ गया. अब mg वेट को रिजॉल्व किया. वन कंपोनेंट इज अलोंग द रेडियस mg cos थीटा एंड अदर कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस दैट इज अलोंग द टेंजेंट. सो यहाँ तक इसका मतलब क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई
क्रॉल, जब तक वो क्रॉल सही कर जाता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड इट टू, यू कैन से, बैलेंस द वेट। तो आपके पास इसमें क्या बना, F इज इक्वल टू mg sin थीटा एंड R इज इक्वल टू mg cos ऑफ थीटा। क्योंकि अदरवाइज बच्चे, इफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट सफिशिएंट, तो क्या होगा कि ड्यू टू दिस कंपोनेंट द इंसेक्ट विल फॉल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझे कि क्यों डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, दैट मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शुड बी सफिशिएंट। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, F by R is mg sin theta upon mg cos of theta. Now sin theta over cos theta is tangent theta. That means F by R is mu. So mu is equal to tangent theta. This is number 1. तो mu coefficient of friction दिया हुआ है, तो that means if mu is equal to tangent theta, then it could be possible. पर इसमें बच्चे अब आप देखो कि जो अननोन है उसमें थीटा नहीं बताया, उसमें तो रेडियस बताया है, तो अब वहां तक कैसे पहुंचेंगे। आप यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। तो ये आपके पास आ गया h हाइट, यहाँ तक ये क्रॉल कर रहा है। तो अब बेटे यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा, r माइनस h, जिसको कि मैं y बोल देती हूँ। ठीक हो क्या। अब आपके पास OI साइड स्मॉल r के बराबर है, डोंट कंफ्यूज विद दिस r, दिस इज द फोर्स नॉर्मल रिएक्शन। तो OI डिस्टेंस इज r, और अगर मैं इस पॉइंट को इसमें B पॉइंट कह देती हूँ, तो OB बेटे किसके बराबर है, r माइनस h, जिसे हम y बोल रहे हैं। तो नाउ इफ यू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, तो IB क्या होगा बच्चे, इट विल बी r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है ना। नाउ व्हाट इज टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा इज परपेंडिकुलर साइड ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर साइड कौन सी बनेगी, IB, क्योंकि बच्चे जब ये एंगल थीटा ये 90 है तो ये बेस बन गया ना, अपॉन OB। नाउ IB इज r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अंडर द रूट, एंड व्हाट इज OB, that is equal to y. So this is number 2. ठीक हो गया। So now what are you getting from first and second? आपके पास बन गया बेटा from first and second mu is equal to r square minus y square under the root upon y. आप दोनों साइड पर स्क्वायर कर दो, तो mu square is r square minus y square upon y square. तो बच्चे आपके पास ये बन गया कि म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर माइनस 1, और यू कैन से r स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इज म्यू स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया कि म्यू स्क्वायर इज r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, तो म्यू स्क्वायर इज r स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर माइनस 1। तो आपके पास अब हमें क्या चाहिए बेटे, y। तो y क्या बनेगा, अब आप यहाँ से देखो, तो y स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर विल बी 1 अपॉन म्यू स्क्वायर प्लस 1, तो y इज इक्वल टू r अपॉन म्यू स्क्वायर प्लस 1 अंडर द रूट। सिंपल मैथ्स, ठीक है ना। और व्हाट इज h, h इज, h क्या है बेटे, r माइनस y, so that means it is r minus r upon mu square plus 1 under the root. तो up to what height, तो अब मेरा रिजल्ट किस फॉर्म में आया है, r और mu की फॉर्म में। Here what is r, radius of the bowl, what is mu, coefficient of friction. So clear हुआ। तो सिंपल हमें बेटे कॉन्सेप्ट का देखो, पहला पॉइंट इसमें क्या है कि जो कॉन्सेप्ट दिया है उसके अकॉर्डिंगली डायग्राम बनाइए, उसमें डिफरेंट फोर्सेस देखिए, और ये देखिए कि हो क्या रहा है। इसमें नेचुरली क्रॉल करने का मतलब जिस हाइट तक वो जाएगा, दैट मीन यहाँ तक वो उसके इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर पाएगा। यहाँ तक जो वेट ऑफ द इंसेक्ट एक्टिंग टेंजेंशियली, दैट इज बैलेंस्ड।
है ना, अदरवाइज तो वो नीचे को फिसलेगा ही फिसलेगा। तो इसलिए हमने वो पॉइंट ले लिया। अब वो पॉइंट से जब आपके पास आ गया म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, फिर आपने नेक्स्ट क्या सोचना होता है कि भाई जो प्रॉब्लम है उसमें कहीं थीटा है। मान लो उससे सीधा ही इसमें दिया होता, फिर हम वही आंसर छोड़ देते, वहाँ नहीं है। तो दैट मीन्स अब इस थीटा की जगह पर हम आर कैसे लाएं, और हमें वैसे भी म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा थोड़े, हमें तो एच हाइट बतानी है। तो उसके लिए हमने ये बाकी का जो मैथमेटिक्स है वो किया। क्लियर? सो हमेशा फिजिक्स में बेटा यही पॉइंट है कि आपने पहले जो है हमारा लॉजिक लगता है, फिजिक्स अप्लाई होती है, और उस फिजिक्स अप्लाई होने के बाद हमारे पास इसमें कुछ भी नहीं है, फिर हमने बेटा सिंपल अपना मैथ्स अप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई करना है। मैथमेटिक्स इज अ टूल एंड दैट इज द टूल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब जो आपके पास आ गया उस रिजल्ट को सही पॉइंट तक लाने के लिए हम मैथ्स का यूज ले रहे हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ी सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन देखो लिखा किस तरीके से है, मैंने इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया कि क्या लिखा है। मैं कह रही हूँ ए 6 किलोग्राम फिश, a 6 kilogram fish is swimming, a 6 kilogram fish is swimming at 2 meter per second। ठीक है भाई, पॉन्ड के अंदर आराम से कर रही है। उसके बाद ये आपके पास है ही swallows, क्या swallow कर रही है, 2/3 किलोग्राम फिश swimming towards him, swimming towards him at 3 meter per second, at 3 meter per second. What will be velocity of the larger fish? What will be the velocity of larger fish after lunch? तो मैंने कहा कि जो दो प्रॉब्लम्स हैं उसको करके थोड़ा सा जो कहते हैं ना ब्रेन हैवी हो गया। हाँ ये इस तरह के, तो चलो थोड़ा इंटरेस्टिंग चलते हैं। क्या है क्वेश्चन कि एक फिश है, इस तरफ को स्विम कर रही थी, उसका मास है 6 किलोग्राम और वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। दूसरी फिश इधर से आ रही है, 2/3 किलोग्राम मास है और वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया? सो दिस इज द पोजीशन जिसको आप कहते हैं बिफोर कोलिजन। अब क्या हुआ कोलिजन में, क्या हुआ कि ये आए और ये उसको स्वालो कर लिया। तो दैट मीन्स ये उस तरह से हो गया जब हम ये कहते हैं कि एक ब्लॉक का मास इतना है, दूसरे का इतना, और वो दोनों कंबाइन हो गए। तो अब दैट मीन्स कि अब आपके पास जो सिस्टम बन गया वो बन गया जिसका टोटल मास इतना है, तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, है ना। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसको आप कैसे भी वेलोसिटी को कैलकुलेट करोगे, बाय अप्लाइंग, हाँ जी, बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो जब आप अप्लाई कर रहे हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या आएगा बेटा, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2/3 इंटू 3। माइनस क्यों लिया, यहाँ पैसे ले लो, चलो कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। फर्स्ट बॉडी 6 इंटू 2 m1v1 प्लस m2v2। v2 को माइनस क्यों लिखा, बिकॉज बॉडी इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो दिस इज इक्वल टू 6 प्लस 2/3 इंटू v। सो ये बन गया 12 माइनस 2, 3 3 से कट गया,
it will be 20 by 3v. So that means 10 is equal to 20 by 3v. So v will be 3 into 10 by 20. So it will be 1.5 मीटर पर सेकेंड. तो है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तो इस तरह से ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी आ जाते हैं. अब नेक्स्ट देखो. तो मतलब ये बताने का क्या था कि ये नहीं कि कोलिजन मीन्स कि भाई दो बॉडी आके टकराएंगी वही कोलिजन है. तो भाई किसी तरीके से भी है, ये भी तो सॉर्ट ऑफ कोलिजन ही होगी ना, कि वो बॉडी गई एक पर्टिकुलर मास से आ रही थी दूसरी और दोनों कंबाइन हो गई. जब उसे स्वॉलो ही कर लिया तो दैट मीन्स द बॉडीज विल कंबाइन. और आफ्टर कोलिजन हमने टोटल फाइनल की वेलोसिटी देख ली. नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज how a man weighing 980 Newton be able to slide down a rope, be able to slide down a rope that can support a weight of only 755 न्यूटन. हाँ भाई, ये क्या कह दिया, मर गई है तो गया पर्सन. अरे रस्सी 755 न्यूटन का वेट सपोर्ट कर सकती है, उसका वेट 980 है, क्या होगा, गिर गया. नहीं, आप देखते हो कि वो हमें पता होता है कि ये रस्सी इतनी स्ट्रांग नहीं है, पर उसी से गुजारा करना पड़ रहा है. तो कैसे करते हैं. अब बेटा इसमें जो दी है, तो जो वेट है पर्सन का, मैन का 980 न्यूटन, that is acting in the downward direction. और उसके बाद जो कहा गया है कि रोप जो है that can support a weight of this, that means the tension of the rope, this is weight of the person, तो tension of the rope is 755 न्यूटन. समझे, इस पॉइंट का ये मीनिंग है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन कितनी बन गई, 980 माइनस 755, तो दिस विल बी 225 न्यूटन. सो दिस इज द फोर्स विच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक हो गया. तो अब आप देखिए कि वेट पर्सन का 980 न्यूटन है. ठीक है भाई, वेट क्या होता है, m इंटू जी, तो m इंटू 9.8 इज 980, तो m मास मैन का क्या बन गया, 980 अपॉन 98, दैट इज 100 किलोग्राम. तो जो मास है दैट इज 100 किलोग्राम. नाउ नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से मैन ने नीचे को मूव करना है, दैट इज 225 न्यूटन. तो बेटा ये फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन. तो मास इनटू एक्सेलरेशन इज 225, तो ए क्या होगा, 225 अपॉन मास, और मास कितना है 100 किलोग्राम. तो दैट मीन्स एक्सेलरेशन विल बी 2.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो इसका मतलब कि if a person will slide down a rope with acceleration of 2.25 meter per second square, then that person can move in the downward direction very safely. Yeah, you can say कि its weight will be supported. और अब मैं इसको दूसरे तरीके से भी बताऊं, तो तुम्हें अगर याद हो बेटा, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि when body is moving in the downward direction with certain acceleration, then its apparent weight is reduced. तो actual practice में
अगर उसका एपरेंट वेट 755 न्यूटन हो जाए तो वो सपोर्ट हो गया, ठीक है ना। तो एपरेंट वेट रिएक्शन के टेंशन के बराबर होता है। तो इसलिए हमने इसमें इस तरीके से इस प्रॉब्लम को ले लिया। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम जो कि आपने इसमें देखी। तो कहने का मीनिंग है कि सिर्फ और सिर्फ जो आप पढ़ चुके हो बेटा उन चीज़ों को हमेशा माइंड में रखो। और मैं आपको बताऊं सबसे बढ़िया तरीका है, मैं तो हमेशा बच्चों को कहती हूँ कि बेटा जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लेते हो तो उसकी खुद समरी बनाओ कि इसमें मैंने क्या क्या सीखा। 2 पेज की आपके पास 3 पेज की समरी है, और जब आप न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हो शुरू में उन कॉन्सेप्ट्स की, उन फॉर्मूले की समरी आपके सामने हो तो आप उसको अंडरस्टैंड कर कर के अप्लाई कर सकते हो। और 2-4 इस तरीके से करोगे फिर फटाफट निकलने शुरू हो जाएंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, इसमें कॉन्सेप्ट बड़े सिंपल से हैं कि जो आपको पता लगेंगे। अब इसमें आपको कहा है मैंने गिव द magnitude and direction of force acting on किसके ऊपर। अब वो देखिए कि किसके ऊपर एक्टिंग ऑन ले रहे हैं। नंबर 1, a stone of mass 0.1 kilogram, a stone of mass 0.1 kilogram just after it is dropped from the window of a stationary train, from the window of a stationary train. Second, फिर हम this is simple basic concept problem, conceptual है। Same stone is dropped when from the window of a train, from the window of a train, accelerated at 1 meter per second square. And third is, same stone is lying on the floor, same stone is lying on the floor of a train, on the floor of a train which is accelerated at 1 meter per second square. So चलो भी इसको हमने सिंपल कॉन्सेप्ट्स लगाने हैं। तो पहली चीज़ देखिए, तो उसमें ये कहा कि एक स्टोन जिसका मास 0.1 किलोग्राम है, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो, तो मतलब उस स्टोन को ड्रॉप किया है फ्रॉम द विंडो ऑफ अ स्टेशनरी ट्रेन खड़ी हुई है, ये रही उसकी खिड़की, तो उस खिड़की से इस तरीके से ड्रॉप किया मीन्स वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन। तो दैट मीन्स इन द फर्स्ट सिचुएशन फोर्स क्या होगी, मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसमें बच्चे एक्सेलरेशन क्या आएगी, दैट विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल है, तो द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द स्टोन विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इट विल बी 0.1 into 9.8 or you can say 0.98 न्यूटन। और इसकी डायरेक्शन किस तरफ को होगी, तो ऑब्वियसली इट विल बी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक हो गया ना। अब सेकेंड केस देखो। अब सेकेंड केस में उसने कहा कि सेम स्टोन है और ट्रेन जो है, अब पहले स्टेशनरी थी, अब ट्रेन मूव कर रही है, एंड दैट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर बच्चे माइंड वन थिंग, ट्रेन जब मूव करेगी इट विल मूव इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो जो स्टोन को जब ड्रॉप किया है
तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की मोशन है उस पे कोई इफेक्ट नहीं होना. If body is, if train is moving in this direction, right? So what is the component in the vertical direction? That will be 0. So the answer in the second case will also be the same. लेकिन अब थर्ड सिचुएशन देखो. अब उसने कहा है कि स्टोन को ड्रॉप नहीं किया. दैट इज लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ अ ट्रेन. तो बच्चे जब फ्लोर पे है तो वेट ऑफ द स्टोन इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. तो इस वेट के साथ वो क्या करेगा? This stone will press the surface of the train, floor of the train. The floor of the train in turn will exert force on the stone in the upward direction. So these two forces will now balance each other. और अब क्या हो रहा है कि जैसे ही ये ट्रेन आगे को जा रही है तो ये स्टोन भी उसके साथ उसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है. तो जो सेकंड सिचुएशन और इसमें फर्क समझ आया ना कि उसमें आपने स्टोन को यूं नीचे गिरा दिया तो जो ट्रेन की मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी उसका कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में 0 आया. लेकिन यहाँ पर अब क्या हुआ कि ये तो बैलेंस हो गई और अब जो स्टोन है वो तो अंदर पड़ा है. तो जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है उसी डायरेक्शन में स्टोन मूव कर रहा है. तो अब इसके ऊपर फोर्स क्या होगी? m into a. It will be 0.1 into 1, so it will be 0.91 Newton, and this force will act in which direction? In the horizontal direction. तो ये इसमें सिर्फ this is the conceptual problem और ये बेटा आपको 1 मार्क में जो है आ सकते हैं. So I think today lecture was very interesting और आपने ज़रूर लाइक किया तो प्लीज़ कमेंट इन योर कमेंट बॉक्स. और आपको ये जो सारे सॉल्यूशंस हैं वो PDF फॉर्म में भी मिल जाएंगे. सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.